Hello everyone, so today we are going to discuss chapter number 6 of class 10th। ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उसको आप रिकैप कर लेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र कैसे ह्यूमन बॉडी में वर्क करता है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो सर्कुलेशन सिस्टम में सिर्फ ब्लड नहीं होता, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। जनरली अधिकतर बच्चे इसको मान के चलते हैं कि सिर्फ ब्लड के बारे में डिस्कशन होगा, बट इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स और साथ साथ में ब्लड भी एक नेसेसरी कंपोनेंट है। इन सब का फ्लो होता है, ठीक है। यानी ब्लड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, हार्मोन्स का, कैटलिस्ट का, अमीनो एसिड्स का, इन सब का फ्लो होना, ये पूरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बना होता है कई सारे कंपोनेंट से, कुछ ऑर्गन से, कुछ वेसल्स से। कुछ ऑर्गन्स कौन से हैं, तो जैसे कि हार्ट को हम कोरोनरी ऑर्गन भी कहते हैं, कोरोनरी ऑर्गन, ठीक है। तो एक सबसे पहला ऑर्गन हमारे पास यहाँ पे है हार्ट। अगर आप डक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स यानी कि ब्लड वेसल्स, इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। डिफ्रेंशिएट हम जब करते हैं तो हम इनको कहते हैं आर्टरीज और वेन्स। अब देखो, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो हम रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आया है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग्स के द्वारा। हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इस तरह के अदर ग्लैंड्स जो हैं उन्होंने रिलीज किया है। ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, WBC, ये आपके थाइमस, स्प्लीन, इस तरह के ऑर्गन से प्रोवाइड हो रहा है। नरिशमेंट और जो ग्लूकोज है, नरिशमेंट का मीन बेसिकली ग्लूकोज है, जो कि हम पार्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। नरिशमेंट मिल रहा है इंटेस्टाइन से, जो आपका ग्लूकोज जनरेट हुआ है उससे। तो बेसिकली ब्लड एक कॉमन प्लेटफॉर्म है सभी चीज़ें आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो भी चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट करनी है एक ऑर्गन से, एक ग्लैंड से दूसरे ऑर्गन या दूसरे ग्लैंड तक, दूसरे सेल तक, तो उसको बेसिकली डाला जाता है ब्लड में, और फिर ब्लड से वो ट्रैवल करता हुआ जाता है अपने डेस्टिनेशन तक, या फिर जो भी उसका रिसिपिएंट ऑर्गन होता है वहाँ तक, ठीक है। सर्कुलेशन के अंदर में एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि ब्लड के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के भी काफ़ी हिस्से होते हैं, तो जो ब्लड के हिस्से हैं एक बार हम उनको देख लें। पहले एक बार हम हार्ट को देख लेंगे, देन उसके बाद हम ब्लड को देखेंगे। देखो, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक स्वस्थ हृदय, एक हेल्दी हार्ट जो होता है वो तकरीबन 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 से 190 बार धड़कता है। ये कुछ की फैक्ट्स हैं जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में राइटिंग फॉर्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको याद रखेंगे। आपकी टोटल बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट आपको बता सकता है कि एक इसमें 5.7 लीटर है, तो ये 6 क्वार्टर हार्ट होता है, 6 क्वार्टर आपका ब्लड होता है। इसको आप ट्रांसलेट करोगे, चेंज करोगे तो लीटर में आएगा 5.7 लीटर। हार्ट का वेट है 250 ग्राम। लोकेशन कहाँ है, तो 2 लंग्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि ट्रैकिया टूटती है ब्रोंकस में, ब्रोंकस से निकलते हैं 2 लंग्स। इन 2 लंग्स में आपका जो लेफ्ट लंग है उसके पास होती है एक नॉच, जिसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच में यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है। अब अगर आप इसको सिमेट्रिकली देखोगे तो देखो, सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा शिफ्टेड है लेफ्ट की तरफ। ये बात समझ आ रही है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो हार्ट है वो सेंटर में नहीं होता, बल्कि वो कहाँ होता है, लेफ्ट में थोड़ा शिफ्ट होता है। तो इसको और अच्छे से लिखने के लिए ये है कि सेंट्रली लोकेटेड शिफ्टेड लेफ्ट, किसके अंदर, कार्डियक नॉच के अंदर, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन डेवलप्स इन एम्ब्रियो। जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो वो भ्रूण से होता है। सबसे पहले जाइगोट वगैरह बनता है, मोरुला ब्लास्टुला, ये सब स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, जिसके अंदर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और एक पूरी बॉडी बनके तैयार होती है। तो सबसे पहला ऑर्गन जो तैयार होता है ह्यूमन बॉडी में वो है हार्ट। वो उस वक्त सबसे पहले आपका ऑर्गन जो है तैयार हो जाता है, और उस हार्ट को, जो एम्ब्रियो में हार्ट होता है, उसको धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। उसका साइज काफ़ी छोटा होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, और जिस तरह का एक अडल्ट ह्यूमन हार्ट होना चाहिए वो धीरे धीरे टाइम बाय टाइम बनता है। हार्ट जो होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो कि है कार्डियक टिश्यू। इसकी खासियत ये होती है कि ये सेल्फ वर्क होता है, इसका सेल्फ वर्क होता है, ये अपने आप ही बीटिंग इसकी रहती है, ये आपके माइंड से कंट्रोल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में से इसको सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करेगा। आप अपनी जनरल एक्टिविटीज़ करते रहोगे,
आपका कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है वो आपके सपने में या हो सकता है आपके अनकॉन्शियस स्टेट में एक बार को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़। बट उससे प्रिवेंट होने के लिए, हर्ट के एक्शन को उससे बचाने के लिए कि किसी भी कंडीशन में जो आपका ब्रेन है वो इसको ना स्टॉप करे, इसके अंदर मिसफंक्शन ना प्रोड्यूस करे, इसके लिए एक अलग से टिश्यू बनाया गया है जिसका नाम है कार्डियक टिश्यू। ठीक है ना, तो इसको हम देख लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि सबसे पहले हमें देखना है कि ब्लड क्या होता है। देखो, ब्लड और ब्लड प्रेशर हम देखेंगे, फिर हम सारी चीज़ें भी देखेंगे। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि देखो, ब्लड अगर आप देखोगे तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? जो दो अलग अलग ऑर्गन्स या ग्लैंड्स को आपस में कनेक्ट करे, दोनों के लिए बीच में कम्युनिकेशन का तरीका क्या है? ब्लड। अगर सपोज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको थायराइड ग्लैंड से कुछ फंक्शन करवाना है, तो कैसे होगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड के अंदर क्या करेगी? अपना मैसेज हार्मोन के रूप में सिक्रेट करेगी, और ये हार्मोन ब्लड के थ्रू कहाँ तक जाएगा? थायराइड ग्लैंड तक। थायराइड ग्लैंड इसको रिसीव करेगा और जो भी उसका फंक्शन होगा उस काम को वो करेगा, वर्क डन वहाँ पर हो जाएगा। तो क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या मल्टी ऑर्गन्स के बीच में भी ये क्या करा सकता है? कनेक्शन स्थापित करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर, यहाँ पे देखो हमने शब्द यूज़ किया टिश्यू, तो टिश्यू है तो इसका मतलब मल्टी सेल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, मल्टी सेल्स या मल्टी सेलुलर, क्योंकि टिश्यू का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जब सेल्स का ग्रुपिज्म होता है तो बनते हैं टिश्यूज़, और टिश्यू के ग्रुपिज्म से बनते हैं ऑर्गन्स। तो अगर हम टिश्यू बोल रहे हैं इसको, तो इसका मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल्स हैं। तो कौन कौन से सेल्स हमें ब्लड में देखने को मिलते हैं? सबसे कॉमन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कैसी होती है? तो देखने में ये बाई कॉनकेवल होती है, जैसे सतमोला की गोली होती है उस तरीके से। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट मान सकते हो। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारी बॉडी का। दिस इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये समझ लेते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि लंग्स के पास में ऑक्सीजन आ गई है। अब ये ऑक्सीजन किस में डालनी है? ब्लड में। पर ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे प्लाज्मा भी है। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें क्या हैं। तो ऑक्सीजन ऐसे ही फ्रीली इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये ब्लड है तो ब्लड के अंदर बस डिज़ोल्व हो जाएगी। ऑक्सीजन को एक कैरियर चाहिए कि ऑक्सीजन किसी ना किसी सेल के ऊपर जर्नी करता है। तो वो जो सेल है या वो जो पिगमेंट है जो ये जर्नी कराएगा ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, वो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन। और ये आयरन का बना होता है। आयरन का बना होता है। रेड ब्लड सेल्स ही वो सेल्स है जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा हो पाता है? रेड, क्योंकि रेड ब्लड सेल का कलर होता है रेड। और बाकी डब्ल्यूबीसी में कोई कलर नहीं होगा, ये कलरलेस होंगी। आपकी डब्ल्यूबीसी को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। दिस इज लिम्फोसाइट। कहाँ बनती हैं? तो बोन मैरो के अंदर बनती हैं, स्प्लीन के अंदर बनती हैं, और आपके थाइमस ग्लैंड के अंदर बनती हैं। ठीक है। देन अगली चीज़ है व्हाट इज़ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आपकी बॉडी के जब जो आपके ब्लड हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्या कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये जो आपको ब्लड के क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। दिस इज हेल्प इन क्लॉटिंग। अगर कहीं डैमेज हो जाता है, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, तो जो भी हिस्सा टूटा होगा, मान लेते हैं ये हिस्सा है जिसके अंदर डैमेज हुआ है, तो जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और इकट्ठे होते होते इस हिस्से को सील कर देंगे ताकि ब्लड का आउटफ्लो ना हो पाए, इस ब्लड वेसल्स के बाहर ना जाए। ठीक है ना, तो ये जो फंक्शन किसका है? प्लेटलेट्स का। नाउ द लास्ट वन इज प्लाज्मा। अब देखो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा इसके अंदर सॉल्वेंट है। प्लाज्मा ही वो सॉल्वेंट है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या हो रखे हैं? डिसॉल्व हो रखे हैं। प्लाज्मा जनरली 70 से 80% वाटर का ही बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज ब्लड। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ ब्लड से रिगार्डिंग। सर्कुलेशन सिस्टम में इसका क्या रोल है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि ब्लड्स बहता किस में है, तो हमने बोला वो बहता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। हम पहले इन दोनों को समझेंगे।
देखो आर्टरीज किसको कहेंगे, अगर आप हार्ट को देखते हैं, कोई भी एक ट्यूब है जिसमें ब्लड बह रहा है तो उसे आप कहोगे ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ पे हमने दो ट्यूब ली, एक ट्यूब है जिसमें से ब्लड की डायरेक्शन है टूवर्ड द हार्ट, इसका ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, तो जब ऐसी कोई ट्यूब होगी तो उसे हम बोलेंगे वेन, वो हमारी क्या है, वेन्स। और अगर कोई ऐसी ट्यूब है जिसमें हार्ट से निकलेगा ब्लड और हार्ट से दूर जा रहा है, किसी ऑर्गन के पास, किसी सेल के पास, किसी टिश्यू के पास, या कहीं और की तरफ, बाहर की तरफ जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज आर्टरीज। तो वेन एंड आर्टरीज का कॉन्सेप्ट इस बेस पे है कि उनका हार्ट की तरफ से डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड द हार्ट है तो वेन हो जाएगा टूवर्ड द हार्ट, और अवे फ्रॉम द हार्ट है तो क्या हो जाएगा, आर्टरीज। मिसकंसेप्शन यहाँ पर कई बार ये होता है कि वेन्स के अंदर CO2 ब्लड है एंड ऑक्सीजन, एंड आर्टरीज के अंदर O2 ब्लड है। ये इस वजह से इनका नाम वेन और आर्टरीज नहीं है कि इनके पास CO2 और O2 है, बेसिकली इनकी डायरेक्शन की वजह से इनका नाम है। अब ये बात भी ठीक है क्योंकि जो हार्ट के तरफ जाने वाली ट्यूब्स हैं उनका जनरली नाम वेन्स रहता है, बट इसमें कई जगह एक्सेप्शन मिल सकता है। जैसे आप ये देखोगे ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी यहाँ पे लिखा है और ब्लू कलर दिखाया है। ब्लू कलर यहाँ पे देखो नीचे वेना कावा में भी दिखाया है, जो दिखा रहा है ब्लू कलर कि इसके अंदर अभी CO2 है। अगर वेना कावा में CO2 है तो फिर आर्टरी में CO2 नहीं होना चाहिए था, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि ऑक्सीजन और CO2 के बेस पे इनका नाम रखना है तो यहाँ पे आर्टरी और वेना कावा को ब्लू दिखाया गया है क्योंकि इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, इसका डायरेक्शन से लेना देना है। क्योंकि जो वेना कावा है वो इस तरीके से हार्ट के अंदर चली गई है और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से निकल रही है, लंग्स की तरफ जा रही है। तो जो टूवर्ड द हार्ट हुई तो क्या नाम दिखा, वेन। अभी हम जानेंगे इसका नाम वेना कावा क्यों है, वो भी समझ लेंगे। वो क्या हो गया, वेन। और जो अवे फ्रॉम द हार्ट है वो क्या हो गया, आर्टरी। अब पल्मोनरी क्यों लिखा इसको, तो पल्मोनरी हम लिखते हैं जब कोई लंग्स से जुड़ता है, तो लंग्स के साथ में अगर कोई ट्यूब जा रही है तो उसका नाम आ जाएगा पल्मोनरीज, ठीक है ना। वेना कावा का मतलब वेन्स का ग्रुप। अब हार्ट के अंदर हमारी बॉडी में देखो बहुत सारी वेन्स हैं या बहुत सारी आर्टरीज भी हैं, तो सारी सेल्स, जितने के आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सारे सेल्स अपना ब्लड एक अलग ट्यूब से तो नहीं लेके आएंगे, उन सबकी अलग अलग ट्यूब्स आपस में एक जगह कंबाइन हो जाएंगी और एक ट्यूब बनाएंगी, और ये अकेली ट्यूब जाएगी किसके पास, हार्ट के पास, सारा ब्लड उसको दे देगी। तो जब ये सारी ट्यूब्स अलग अलग होती हैं तो हम इनको कह देते हैं वेन्स, और जब ये एक साथ कंबाइन हो जाती है हार्ट के पास जाने के लिए तो इसी का नाम हो जाता है वेना कावा। हिंदी में इसको हम महाशिरा भी कहते हैं, महाशिरा। जो वेन्स है उसे हिंदी में शिरा कहा जाता है और जो आर्टरीज है उसे हिंदी में धमनी कहा जाता है। इसी तरीके से जब बहुत सारी आर्टरीज एक साथ इकट्ठी होती हैं तो वो बनाती हैं एओर्टा, यानी कि बहुत सारी धमनियां मिलकर बनाएंगी महाधमनी। ये बात हमको याद रखनी है, एनसीईआरटी के डायग्राम में आप इसको समझ सकते हो। अगर हम देखेंगे तो आर्टरीज के अंदर हमें मिलेगा हाई ब्लड प्रेशर। ऐसा क्यों है, क्योंकि आर्टरीज टूवर्ड द ऑर्गन्स है, हार्ट से दूर जा रहा है, ऑर्गन की तरफ जा रहा है, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करने जा रहा है। और दूसरा, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, जो आर्टरी होगी उसकी जो वॉल्स हैं ये थोड़ी थिक होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स, जिसकी वजह से इसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। एंड वेन्स की जो आपकी वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी, थोड़ी थिन होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। और वेन का बीपी कैसा होने वाला है, लो होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आया कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है और ब्लड क्या है। नाउ अब हमारे को समझना है कि हार्ट और हार्ट के अंदर का ब्लड फ्लो कैसा होता है। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं। अब ये चैम्बर क्या है, तो देखो जगह, कक्ष, रूम, कितनी अलग अलग सेपरेट जगह हैं उसे हम कहते हैं चैम्बर। तो देखो एक ये जगह है 1, 2 और 3 एंड ये 4। तो हमारे हार्ट में कितने सेपरेट जगह हैं, 4। तो 4 चैम्बर हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। हमने जान लिया कि कौन सी टिश्यू से मिलके बना है, तो कार्डियक टिश्यू, ठीक है। कार्डियक मसल्स कहाँ होता है, तो सेंट्रली बट शिफ्टेड लेफ्ट, शिफ्ट किस तरफ होता है, थोड़ा लेफ्ट में, कार्डियक नॉच के अंदर, ठीक है ना। कहाँ होता है ये, कार्डियक नॉच के अंदर। ये हार्ट हो गया। अब हार्ट के अंदर किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है हमें वो यहाँ पे पढ़ना है कि ब्लड फ्लो यहाँ पे कैसे होगा। तो देखो आप अपने एनसीईआरटी के डायग्राम को भी रेफर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम डायग्राम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो देखते हैं हम। देखो यहाँ पर हार्ट के पास नीचे से मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अलग अलग सेल्स के पास से वेन्स उसका CO2 लेकर के आ रही हैं टूवर्ड द हार्ट। बहुत सारी वेन्स तो एक साथ इकट्ठा हो गई तो क्या बनाएंगी, वेना कावा। तो एक बड़ी धमनी, बड़ी शिरा, तो क्या नाम हो गया, महाशिरा। इसको हम क्या बोलेंगे, वेना कावा। ठीक है ना। अब ये ऊपर से देखो, ऊपर से भी आ रही है, और ये भी क्या है, महाशिरा, ये भी है वेना कावा। अब हमें कैसे पता लगेगा ये हम कौन सी वेना कावा की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की या नीचे वाले की। तो इसीलिए दोनों को नाम अलग अलग कर देते हैं। इसको कहा जाता है ऊपरी महाशिरा, यानी कि सुपीरियर, या सुपीरियर कहते हैं वैसे हम इसे, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और इसको आप देखोगे वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, इन शब्दों के नाम से भी बताया जाता है। और ये हम बोलते हैं वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी कि निचली महाशिरा या फिर इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। और ये दोनों एक साथ मिलती हैं तो बनती है ये कंप्लीट एक वेना कावा। इसके अंदर क्या है, तो बॉडी का सारा CO2 वाला ब्लड एक साथ आता है और हार्ट में इस पहले चैम्बर में आकर मिलता है। अब इन चैम्बर की नेमिंग देखो, होता क्या है कि आपको अपने राइट हैंड वाले तरफ वाले चैम्बर को राइट चैम्बर बोलेंगे, लेफ्ट हैंड वाले चैम्बर्स को लेफ्ट हैंड वाले चैम्बर बोलेंगे। तो इसमें देखो, तो ऊपर वाले जो चैम्बर हैं इन्हें ऑरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, ऑरिकल्स। और जो नीचे वाले चैम्बर हैं इन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स, दीज आर वेंट्रिकल्स। तो दो ऑरिकल, एक नंबर 1 वाला, एक नंबर 3 वाला। तो जो नंबर 1 वाला है वो राइट हैंड की तरफ है, तो ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट की तरफ है तो ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। इसी तरीके से वेंट्रिकल में ये राइट की तरफ है तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट की तरफ है तो ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखो, आप ऑरिकल्स के बीच में आपको यहाँ पे एक अलग से सेपरेशन वॉल नहीं दिखेगी, लेकिन वेंट्रिकल्स के बीच में देखो रेड कलर की आपको दिख रही है सेपरेशन वॉल, है ना, ये वॉल है। ये जो मसल है या ये जो वॉल है जो दो वेंट्रिकल को अलग करती है, इसे हम कहते हैं सेप्टम, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है। तो ये हार्ट का डायग्राम समझ आ गया। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, कार्डियक टिश्यू से बना होता है। इसके अंदर 4 चैम्बर जो हैं उसमें से ऊपर वाले 2 चैम्बर को ऑरिकल कहा जाता है, नीचे वाले 2 चैम्बर को क्या कहते हैं हम, वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो राइट हैंड वाला ऑरिकल होगा उसे राइट ऑरिकल, जो लेफ्ट वाला है उसे लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट नीचे वाले जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वाले वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल हम कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि वेना कावा से सारा ब्लड किसके अंदर आया है, राइट ऑरिकल के अंदर। राइट ऑरिकल से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड यहाँ से मूव करेगा और बाहर जाता है। बाहर कहाँ जाएगा, तो ये ट्यूब का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का मतलब जो हार्ट से दूर जाए, तो देखो हार्ट से बाहर निकल रहा है ना ये, तो इसीलिए क्या हो गया आर्टरी। और पल्मोनरी क्योंकि ये लंग्स के पास जाएगा। अब यहाँ से ये लंग्स के पास जाएगा और अपना CO2 उसको दे देगा और उससे O2 बदले में ले लेगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन इसको देने के बाद में यहाँ से ये ब्लड मूव करेगा और आएगा थर्ड ऑरिकल में। थर्ड ऑरिकल में आने के बाद ये ब्लड यहाँ से आएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल यानी कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें आने के बाद में ये यहाँ पे आएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। अरे यार, फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल से अब ये बाहर आएगा, बॉडी की तरफ जाएगा, अदर ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। तो एक ट्यूब जाएगी ऊपर की तरफ और एक ट्यूब जाएगी नीचे की तरफ। अब देखो ये अवे फ्रॉम द हार्ट है तो इनका नाम होने वाला है आर्टरीज। ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एओर्टा। अब जो ऊपर की तरफ जाए, सेम वेना कावा वाला कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलेंगे सुपीरियर एओर्टा। जो नीचे की तरफ आए उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर एओर्टा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो एक ही एओर्टा है, अब ये यहाँ जाने के बाद में मान लेते हैं एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों अलग अलग आपके लेग्स में जाएंगी। फिर आगे जा करके हर एक टिश्यू के पास अलग हो जाना है, हर एक सेल्स के पास अलग हो जाना है। तो जब इनका साइज छोटा हो जाएगा, बहुत पतली ट्यूब्स हो जाएंगी, तब इनको एओर्टा नहीं कहेंगे, तब इनको कैपिलरीज कहेंगे। तब क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है। तो ये एओर्टा किस में टूट जाएगी, छोटी छोटी कैपिलरीज में। और ये वेना कावा भी किन से मिलकर बनी है, बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में। आप अपना NCERT का डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर ये हमको डायग्राम काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो क्या है, ब्लड फ्लो की डायरेक्शन किस तरफ होती है। नाउ वन थिंग यहाँ पे हमें देखनी है
कि ब्लड का अंदर ये जो पूरा सर्कुलेशन हमने देखा है, ये पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन से आने वाला सर्कुलेशन है। ब्लड क्या कर रहा है, CO2 वाला ब्लड आ रहा है ब्लड के हार्ट के पास में, और वो उसको पंप कर दे रहा है। हार्ट का काम क्या है, पंप करना, तो वो उसको पंप कर रहा है, किसके पास भेज रहा है, लंग्स के पास, और उसमें क्या डाल रहे हैं हम, ऑक्सीजन, और फिर यहाँ से वापस भेज रहे हैं हम पूरे क्या कहते हैं बॉडी के पास में। अब कुछ ऑक्सीजन तो क्या कहते हैं हार्ट भी यूज़ कर रहा होगा, तो जो ऑक्सीजन हार्ट यूज़ कर रहा है, तो सीधी सी बात है हार्ट ने भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया होगा। हार्ट का CO2 हार्ट कैसे ख़त्म करेगा, हार्ट के अंदर भी तो CO2 बन ही रहा है ना, वो तो वेना कावा से भी नहीं डालेगा इसके अंदर। तो क्या होता है, जो आपका राइट ऑरिकल है वहीं पर हार्ट के पास एक छोटा सा होल होता है, जिसके अंदर से हार्ट अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसी के अंदर डाल देगा, और वो मिक्स हो जाता है किसके अंदर, आपके पूरे बॉडी के ब्लड के साथ में। वेंट्रिकल और ऑरिकल्स की ज़रूरत क्यों है, तो देखो वेंट्रिकल ऑरिकल्स आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या करती हैं, सेपरेट करके रखते हैं। जो पुराने टाइम के बहुत ही प्रिमिटिव हार्ट्स हुआ करते थे, प्रिमिटिव हार्ट सिर्फ एक ट्यूब जैसे होते थे, बस ये ट्यूब, इसके अंदर सेपरेशन नहीं होता था। फिर वो ट्यूब्स में धीरे धीरे विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, फिर एक सेपरेशन आया, पहले 3 चैम्बर्ड हार्ट बना, पहले 2 चैम्बर्ड हार्ट बना, फिर 2 से 3 चैम्बर्ड हार्ट बना, फिर 3 से 4 चैम्बर्ड हार्ट बना, यानी कि मोस्ट इवोल्यूटेड हार्ट कितना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, जो कि ह्यूमंस के पास पाया जाता है। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर। बहुत बार हमने इसका नाम सुना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखो एक सेकेंड, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे आर्टरीज या वेन्स के अंदर हम देखो ब्लड प्रेशर क्या है, देखो ब्लड प्रेशर क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर कितनी तेजी से रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, आपके ब्लड वेसल्स में कितनी तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है, वही चीज़ क्या कहलाती है, BP। एक मिनट में या 1 सेकंड में कितना फ्लो है। ठीक है, ये बढ़ा या घटाया जा सकता है, बढ़ाया और घटाया जा सकता है, बढ़ता है और कम होता है। देखो कैसे बढ़ता है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर सपोज करो ये एक ट्यूब है, आप इसको एक पाइप मान लो। अब एक पाइप है जिसके अंदर बहुत बढ़िया सिंपल अमाउंट में आपको यहाँ से पानी बह रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, इसके जो छोर है, इसका जो मुंह है, उसको छोटा कर दिया, दबा दिया, तो इसके अंदर जो पानी बह रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगेगा। तो ऐसा ही होता है जब आपकी ब्लड वेसल्स किसी कारण से क्या होने लग जाती हैं, दबने लग जाती हैं, कंप्रेस होने लगती हैं, पतली होने लगती हैं। ये मोटापे की वजह से भी हो सकता है, आपके खान पान की वजह से भी हो सकता है। तो BP यानी ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और वहीं इसका उल्टा अगर क्या होगा कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर से बहने वाला ब्लड बिल्कुल नॉर्मल बह रहा था, लेकिन इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, तो अब ब्लड का फ्लो थोड़ा धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये डायलेट हो गई है, थोड़ा सा दूर दूर हो गया है इसकी वॉल्स, जिसकी वजह से BP क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे लो हुआ है। इसको नमक वगैरह खाएंगे, सॉल्टी चीज़ हम खाते हैं, तो इससे वापस ये ठीक होने के चांसेस होते हैं। मोटापा बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल्स भी दब जाती हैं। तो ये BP का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और इसमें टॉपिक है आपके क्लास 10th में, विच इज़ लिम्फ। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बताया, बट बहुत कम हिस्से में इसको बता रखा है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम इसका भी लेकर चलेंगे। देखो क्या होता है जब हम किसी टिश्यू की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम स्मूथ मसल्स हमने बना ली, स्मूथ मसल्स के हमने टिश्यू बनाया, इसके पास से कनेक्ट है ब्लड वेसल्स, ताकि ये ऑक्सीजन लेता रहे और CO2 इसको देता रहे। तो CO2 और ऑक्सीजन के लिए तो इसके पास ब्लड वेसल्स ऑलरेडी है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा वेस्ट बनता है जो ये ब्लड वेसल्स में नहीं डाल पाते। यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके अंदर जो वेस्ट बन रहा है इंटर सेलुलर स्पेस में, कहाँ पे ये वेस्ट बनेगा, इंटर सेलुलर वेस्ट, इंटर सेल्यूलर वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो सेल्स के बीच के स्पेस में बना, मान ले एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, तो इनके बीच में जो खाली स्पेस है, इन जगहों पर ये वेस्ट क्या कर देते हैं, सिक्रेट कर देते हैं सेल्स इसमें ये वेस्ट को सिक्रेट कर देते हैं।
और यहाँ से जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ही बहुत सी वेसल्स इकट्ठा करती हैं इस वेस्ट को और फिर एक ट्यूब में मिला देती हैं। जो वेस्ट होता है उसका नाम होता है लिम्फ, इसको हिंदी में लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? लसिका। लिम्फ वो वेस्ट है जो इन सेल्स के बीच में है। इन लिम्फ को जो ले करके जाए वो है लिम्फ डक्ट। वो कौन है? लिम्फ डक्ट। पूरी बॉडी के लिम्फ के डक्ट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो ये बनता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बनता है ये? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है ना। अच्छा ये ठीक है, ये सारा लिम्फ इकट्ठा करा है किसमें? लिम्फ डक्ट ने ले लिया। अब ये जाएंगे कहाँ? तो ये लिम्फ डक्ट पूरी बॉडी से इकट्ठी होंगी और एक ट्यूब बनाएंगी। जो एक ट्यूब बनेगी इसका नाम होता है थोरैकिक लिम्फेटिक डक्ट। थोरैकिक लिम्फेटिक डक्ट। और ये कहाँ है? अगर ये हमारे पास, हम कंपोज करते हैं कि ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो हार्ट के ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पे बनती है और ये नीचे जा कर के जॉइंट होती है इन्फीरियर वेना कावा में। जो इन्फीरियर वेना कावा हमने यहाँ पढ़ी थी ना, देखो ये रही इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा, इसके अंदर थोरैकिक लिम्फेटिक डक्ट भी आके मिलती है और सारा लिम्फ इसके अंदर आ जाता है और फिर वो हमारे मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल जाता है। ठीक है ना। लिम्फ होता कैसा है? तो प्रोटीनिशियस होता है, काफी प्रोटीन होता है, पेल येलो कलर का होता है ये। और लिम्फेटिक डक्ट इंटेस्टाइन के पास भी जाती हैं, वहां से भी जो आपके इसके अंदर सारा प्रोटीन्स वगैरह होंगे वो वहां पे इसको डंप भी कर सकती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ये आपके वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। इसके अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम हमने पढ़ा है, अगर आपके कोई डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। आप इस चैप्टर की PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जिसकी ID है टेलीग्राम चैनल की IOCS नोट्स, वहाँ पे आपको PDF नोट मिल जाएंगे। रेगुलर टेस्ट सीरीज होती हैं वो भी आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ट्विटर, FB एंड इंस्टा वगैरह पे फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में दोनों जगह पे जाकर देख सकते हैं। इसके लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड रहेंगे।